चांस एट फॉरएवर एपिसोड 1 जन्मों का कनेक्शन। स्थान राजस्थान। 150 साल पहले सूरज ढलने को था। उसकी लालिमा महल की ऊंची दीवारों पर किसी सुनहरे रंग की तरह बिखर रही थी। हवाएं तेज थीं, जैसे खुद वक्त भी किसी बड़े घटनाक्रम का इंतजार कर रहा हो। राजमहल के विशाल आंगन में दियों की कतारें जगमगाने लगी थीं और दूर कहीं घुंघरुओं की हल्की हल्की छनक कानों में पड़ रही थी। अंदर संगमरमर के फर्श पर नाचते हुए पैर थिरक रहे थे। राजकुमारी अवनी अपनी सहेलियों के साथ नृत्य में मग्न थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार महल के मुख्य द्वार की ओर उठ रही थीं। उसकी मुस्कान, जो बाहर से इतनी मोहक दिख रही थी, भीतर से बेचैनी से भरी थी। उसे अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन होठों पर वही परफेक्ट राजसी मुस्कान बनी रही। चारों ओर संगीत और हंसी ठिठोली थी, लेकिन अवनी के कान सिर्फ एक ही आवाज सुनना चाहते थे, उसके घोड़े के टापों की आवाज। वो आया या नहीं, ये सवाल उसकी धड़कनों के साथ दौड़ रहा था। सहेलियों में से एक ने हल्के से उसकी कलाई पकड़कर कहा, अवनी, तुम बार बार दरवाजे की ओर क्यों देख रही हो? अवनी ने झट से अपनी नजरें फेर ली और मुस्कुराई, कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन सच कुछ और था। उस रात की हवा में कुछ था, कोई राज, कोई वादा, कोई अनकहा इंतजार। महल की दीवारों पर जलते मशालों की रोशनी धीमे धीमे झूलना, हिलना थी, जैसे वे भी इस रात की बेचैनी को महसूस कर रही हों। संगमरमर के गलियारों में भारी कदमों की आवाज गूंज उठी। थाप थाप थाप। दरवाजे पर खड़ा वीरेंद्र प्रताप सिंह एक क्षण के लिए थिरका। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो किसी अदृश्य लड़ाई से जूझ रहा हो। उसके चौड़े कंधे, तलवार से सजा हुआ कमरबंद और भाला उठाए सैनिकों की छवि उसके भीतर की जंग को नहीं छिपा पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें, उनमें एक ऐसा तूफान था जिसे सिर्फ अवनी पढ़ सकती थी। राजकुमारी अवनी, उसकी आवाज में हल्का कंपन था, लेकिन वो अभी भी उतनी ही दृढ़ थी जितनी युद्ध के मैदान में होती थी। अवनी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में वही मोहक चमक थी जो हमेशा वीरेंद्र के आने पर जग जाती थी। आप इतनी जल्दी आ गए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वीरेंद्र के होठों पर भी एक क्षण को मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखें बेचैन थीं, मानो कोई अनहोनी दस्तक दे रही हो। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, अवनी ने हल्के इशारे से अपनी सहेलियों को जाने को कहा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। क्या हुआ वीर? वीरेंद्र ने एक क्षण उसे देखा, फिर अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें यहाँ से भागना होगा। अवनी के कदम थिरक गए। क्या? उसकी आवाज में अविश्वास था, दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली, मानो खुद को संयत कर रहा हो। राजा साहब को हमारी मोहब्बत का पता चल गया है और वो हमारी शादी के खिलाफ हैं। एक क्षण के लिए जैसे समय ठहर गया, अवनी के चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई। लेकिन हम कुछ कर सकते हैं ना? उसकी आवाज में उम्मीद थी, लेकिन आंखों में भय। वीरेंद्र ने सिर झुका लिया, उसकी मुठ्ठियां कस गईं। अगर हम नहीं भागे तो वो मुझे मार देंगे और तुम्हारी शादी किसी और से करा देंगे। अब अवनी का पूरा शरीर कांप उठा। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती वीर। आंसू उसकी आंखों में चमकने लगे, लेकिन उसके शब्द दृढ़ थे। वीरेंद्र एक पल के लिए कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। फिर बिना कुछ कहे उसने अवनी को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी गर्म सांसें अवनी की कनपटियों पर गिरी। तो हमें आज ही निकलना होगा। महल की दीवारों ने उनकी यह आखिरी मुलाकात देखी, लेकिन क्या वे इस प्यार को बचा पाएंगी, या फिर इतिहास में एक और दर्दनाक प्रेम गाथा जुड़ने वाली थी? महल के भीतर की हवा अचानक भारी हो गई थी। दीवारों पर टंगी जलती हुई मशालें अब भी वैसे ही रोशन थीं, लेकिन माहौल में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई अनहोनी दस्तक दे रही हो। धड़ धड़ धड़। पहरेदारों के कदमों की आवाज गलियारे में गूंजने लगी। राजकुमारी अवनी, महाराज ने आपको बुलाया है। वीरेंद्र और अवनी के बीच सन्नाटा था। दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थीं, एक ऐसी नजरों की भाषा में जिसे सिर्फ प्रेमी ही समझ सकते हैं। वीरेंद्र की गहरी आंखों में समंदर सा ठहराव था, लेकिन उस ठहराव के नीचे एक ऐसा तूफान था जो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार था। अवनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में डर, दर्द और बिछड़ने का खौफ एक साथ उमड़ पड़ा था। अगर हम इस जन्म में ना मिल सके, वीरेंद्र ने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द उतने ही दृढ़ थे। तो अगले जन्म में तुम्हारा इंतजार करूंगा अवनी। अवनी का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, होंठ कांपे, लेकिन शब्द नहीं निकले। मैं भी वीर, मैं भी, उसने बमुश्किल कहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे पूरे महल में गूंज उठी। और तभी दरवाजा झटके से खुला। भारी बूटों की आवाज के साथ सैनिक अंदर घुसे। उनके चेहरों पर सख्ती थी और हाथों में तलवारें चमक रही थीं। वीरेंद्र प्रताप सिंह,
तुम्हें महाराज के आदेश से गिरफ्तार किया जाता है। एक पल में ही सब कुछ बदल गया। वीरेंद्र ने पीछे मुड़कर अवनी को एक आखिरी बार देखा और फिर अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, जैसे उसे अब कुछ भी मायने नहीं रखता था। नहीं, अवनी चीख उठी, लेकिन सैनिकों ने वीरेंद्र को जकड़ लिया। अवनी ने उनकी तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दो दासियों ने उसे पकड़ लिया। मत ले जाओ उसे, वीर वीर, लेकिन उसकी चीखें पत्थरों से बने उस महल की दीवारों से टकराकर रह गईं। राज दरबार में महाराज का क्रोध जैसे आसमान को भेद रहा था। वीरेंद्र प्रताप सिंह, एक सामान्य योद्धा होकर तुमने हमारी बेटी पर दृष्टि डालने की हिम्मत कैसे की? यह विश्वासघात है। वीरेंद्र बिना कोई भय दिखाए आगे बढ़ा। उसकी पीठ सीधी थी, आंखों में झुकने का कोई नामोनिशान नहीं था। प्रेम अगर अपराध है तो हाँ, मैंने अपराध किया है। दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। महाराज की मुठियां भिंच गईं। राजद्रोह का दंड मृत्यु है। अवनी की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, लेकिन उसका विरोध किसी ने नहीं सुना। राजमहल की ऊंची दीवारों के बीच प्रेम की यह अमर गाथा वहीं पर समाप्त होने जा रही थी, या शायद ये किसी नए जन्म की शुरुआत थी। 150 साल बाद मुंबई, वर्तमान समय। मिस अवनी मल्होत्रा, जल्दी करो, तुम्हारी मीटिंग है। अचानक अवनी की आंखें झटके से खुली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें उखड़ी हुई थीं और माथे पर पसीने की नमी झलक रही थी। चारों तरफ नजर घुमाई, वही मॉडर्न बेडरूम, वही ऊंची खिड़की से दिखता मुंबई का स्काईलाइन और वही दीवार पर लगी उसकी बचपन की तस्वीरें। लेकिन वो महल कहाँ गया? वो ऊंचे बुर्ज, वो संगमरमर के गलियारे और वो आदमी? अवनी ने अपने सिर को हल्के से झटका दिया, खुद को हकीकत में लाने के लिए, लेकिन दिल अभी भी अजीब सी बेचैनी से भरा था। फिर वही सपना, उसने बुदबुदाया, वही महल, वही आदमी, कौन है वो? तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। मैम, आपको सीईओ से मिलना है। मीटिंग 10 मिनट में शुरू होने वाली है। अवनी ने गहरी सांस ली और खुद को समेटने की कोशिश की। हाँ, आ रही हूँ। वो बिस्तर से उठी, लेकिन जब आईने में खुद को देखा तो उसे अपना ही चेहरा अजनबी सा लगा। आखिर ये सपना है या मेरी पिछली जिंदगी की कोई याद? मन में अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई अनदेखी कड़ी जुड़ने की कोशिश कर रही हो। और सबसे बड़ा सवाल, वो आदमी कौन था? जारी रहेगा। कैसा लगा पहला एपिसोड 2, अनजाना एहसास। मुंबई, वर्तमान समय। सुबह की हल्की रोशनी कमरे की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन अवनी के चेहरे पर एक अजीब सी थकान झलक रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 7:30 बजे। वो जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, लेकिन दिमाग अब भी उसी सपने में उलझा हुआ था। वही महल, वही आदमी, वही दर्द। हर रात वही सपना, वही चेहरे, वही भावनाएं, जैसे वो सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि कोई पुरानी अधूरी हकीकत हो। क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर सच में कुछ कनेक्शन है? उसने बुदबुदाते हुए शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान की लकीरें उभर आई थीं। Who are you? उसने खुद से सवाल किया, जैसे आईने में कोई जवाब छिपा हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैम, आपको सीईओ से मीटिंग के लिए निकलना है। दरवाजे पर खड़ी रिया हल्की बेचैनी के साथ अवनी को देख रही थी। अवनी चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आई। हाँ, मैं आ रही हूँ। उसने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 8:15 बजे। हर रोज की तरह उसे अपने दिन की शुरुआत मीटिंग से करनी थी, लेकिन आज उसका मन कहीं और था। वही सपना, वही महल, वही अनजान चेहरा। उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि ये बस एक सपना है। वो चेहरा, वो गहरी आंखें, उसमें कुछ ऐसा था जो उसे बांध रहा था। कौन हो तुम? उसने बुदबुदाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसने लंबी सांस भरी, फिर अपना पस उठाया, हाथ में रिस्ट वॉच पहनी और तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गई। लेकिन उसके जहन में वही सवाल अब भी गूंज रहा था, क्या ये महज एक सपना है या कोई अनकही दास्तान जो सदियों से मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है? वीपी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मुंबई। अवनी कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे से अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। कमरे में कई लोग मौजूद थे, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक शख्स पर जा टिकी। एक लंबा चौड़ा, तेज तर्रार व्यक्तित्व वाला आदमी, जिसकी गहरी भूरी आंखें किसी रहस्य से भरी हुई थीं। मीट मिस्टर विराज प्रताप सिंह, अ न्यू सीईओ। विराज नाम सुनते ही अवनी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी। ये नाम, ये चेहरा, ये आंखें। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। विराज ने भी उसकी ओर देखा। उनकी नजरें मिली और उस पल पूरे कमरे की आवाज जैसे थम गई। एक पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। अवनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय पीछे चला गया हो।
महल, संगमरमर की ऊंची दीवारें, घुंघरुओं की हल्की आवाज और वही गहरी आंखें जो कभी प्यार से उसे देखती थीं। उसका सिर हल्का सा घूम गया। ये कौन है और क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इसे पहले से जानती हूँ? विराज की नजरों में भी कुछ अलग था, जैसे वो भी उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अवनी ने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। क्या ये वही है जिससे मैं 150 साल पहले मिली थी? अवनी का दिमाग अब भी झंझावातों से घिरा था। 150 साल पहले? सीरियसली एवनी, ये तो पागलपन है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। तभी विराज की गहरी आवाज गूंजी, मिस एवनी मल्होत्रा, आई होप यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर टुडेज डिस्कशन। उसका औपचारिक सख्त लहजा कमरे में गूंजा और एक पल में ही अवनी का ध्यान वर्तमान में लौट आया। वो कुछ सेकंड के लिए जड़ हो गई, लेकिन फिर तुरंत खुद को संभाला। यस सर। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। विराज की आंखें एक पल के लिए उसकी आंखों में गहरी उतरती चली गईं, लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर एक पेशेवर सख्ती ओढ़ ली। लेट्स बिगिन। अवनी ने लंबी सांस ली और फाइल्स खोलते हुए खुद को काम में व्यस्त कर लिया। लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन अब भी एक ही सवाल पूछ रहा था, ये सिर्फ इत्तेफाक है या मेरी किस्मत मुझे फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर रही है? मीटिंग शुरू हुई, लेकिन अवनी की नजरें बार बार विराज की ओर चली जाती। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसका अंदाज, सब कुछ वैसा ही था जैसे उसके सपनों में दिखता था। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? लेकिन विराज भी थोड़ा असहज लग रहा था। जब भी उसकी नजर अवनी पर पड़ती, वो एक पल के लिए अजीब सा महसूस करता। ये कौन है और क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे पहले से जानता हूँ? मीटिंग शुरू हो चुकी थी। टेबल पर फाइल्स खुली थीं, स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन चल रहा था और ऑफिस के बाकी कर्मचारी पूरे ध्यान से डिस्कशन में लगे थे। लेकिन अवनी, उसका ध्यान बार बार विराज की ओर चला जाता। उसकी चाल, उसकी गहरी भूरी आंखें, उसका बोलने का अंदाज, सब कुछ बेहद जाना पहचाना लग रहा था। हर बार जब विराज कोई बात कहता, उसकी आवाज जैसे अतीत की किसी धुंधली याद को छू जाती। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? अवनी ने खुद को झिड़का। ये बस तुम्हारा वहम है अवनी, कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क। लेकिन फिर भी विराज की मौजूदगी ने उसके अंदर एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। पर सिर्फ अवनी ही नहीं, विराज भी असहज महसूस कर रहा था। जब भी उसकी नजर अवनी पर पड़ती, उसके माथे की रेखाएं गहरी हो जाती। एक अजीब सा एहसास, एक अनजाना कनेक्शन, जैसे वो इसे पहले से जानता हो। लेकिन कैसे? वो खुद से सवाल कर रहा था, ये कौन है और क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे पहले से जानता हूँ? वो मीटिंग की बातें सुन रहा था, लेकिन उसका ध्यान भी भटक रहा था। उसकी आंखें अनजाने में ही बार बार अवनी का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। एक अनदेखा अतीत, एक अनकही कहानी जो शायद दोबारा लिखी जा रही थी। मीटिंग खत्म होते ही अवनी ने जैसे ही अपने नोट्स समेटे, उसके मन में बस एक ही ख्याल था, मुझे यहाँ से निकलना होगा। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। विराज, उसकी नजरें, उसकी आवाज, उसका अंदाज, सब कुछ अजीब तरीके से जाना पहचाना क्यों लग रहा था? वो कुर्सी से उठी और तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। लेकिन तभी, मिस एवनी, अ मिनट प्लीज, वो रुक गई। उसकी सांसें एक पल के लिए थम गईं। क्या वो भी? उसने खुद को शांत किया और धीरे से पलटी। यस सर। विराज ने कुछ सेकंड तक उसे गौर से देखा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, हैव वी मेट बिफोर? अवनी का दिल जोरों से धड़क उठा। क्या उसने सच में ये पूछा? वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन खुद को संभाला। आई डोंट थिंक सो सर। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक झिझक छुपी थी। विराज ने सिर झुकाकर हल्की हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी संदेह झलक रहा था। स्ट्रेंज, आई फील लाइक आई नो यू फ्रॉम समवेयर। अवनी ने एक नकली मुस्कान ओढ़ ली। मे बी इट्स जस्ट अ डेजा वू सर। विराज ने कुछ पल उसे और देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया और पीछे हट गया। अवनी ने भी हल्की गर्दन झुकाई और बाहर निकल गई, लेकिन उसके कदम भारी हो चुके थे। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर ये उन दोनों के पिछले जन्म की कहानी का पहला पन्ना था? जारी रहेगा। कैसा लगा एपिसोड 2? एपिसोड 3, वीरेंद्र और अवनी, अधूरी कहानी। विराज अपने केबिन में बैठा लैपटॉप स्क्रीन की रोशनी में खोया हुआ था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। फाइलें खुली थीं, ईमेल्स इनबॉक्स में भरी पड़ी थीं, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा घूम रहा था, अवनी मल्होत्रा। ये लड़की मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है? वो बेचैन होकर कुर्सी पर पीछे झुका और छत की ओर देखने लगा।
ये फीलिंग, ये कनेक्शन, ये सब अजीब है, लेकिन इतना सच्चा क्यों लग रहा है? उसने अनजाने में अपने हाथों को देखा, जैसे कोई पुरानी याद छूकर गुजर गई हो। फिर अचानक उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर उंगलियां चलाईं और गूगल खोला। बिना ज्यादा सोचे उसने टाइप किया, राजस्थान, प्राचीन प्रेम कहानियाँ। स्क्रीन पर कई कहानियाँ लोड हुई। उसने आंखें स्क्रॉल करते हुए स्क्रीन पर घुमाई। राजकुमार संगीता और उनका त्याग, भूलाभाई की प्रेम गाथा। और फिर एक टाइटल पर उसकी नजर अटक गई, वीरेंद्र और अवनी, अधूरी कहानी। उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई। वीरेंद्र, अवनी। उसकी उंगलियां एक पल के लिए रुकी, फिर उसने धीरे से उस फाइल को ओपन किया। राजस्थान, 150 साल पहले। शुरुआत पढ़ते ही उसे एक झटका सा महसूस हुआ। वीरेंद्र प्रताप सिंह महल के सबसे बहादुर योद्धा थे, और अवनी। विराज का गला सूख गया। उसकी आंखें स्क्रीन पर तेजी से दौड़ रही थीं, लेकिन उसके कानों में घुंघरुओं की हल्की आवाज गूंजने लगी। महल के अंदर संगीत की गूंज थी। सुंदर राजकुमारी अवनी अपनी सहेलियों के साथ नाच रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार महल के मुख्य द्वार की ओर उठ रही थीं। कहीं वो आ तो नहीं गया? उसके दिल ने धड़कनों के साथ सवाल किया। विराज ने तेजी से सांस ली। उसका दिमाग कह रहा था कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन उसके दिल ने पहली बार एक अलग ही हकीकत को महसूस किया। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर मैं इस कहानी का हिस्सा था? सूर्य ढलते ही महल के ऊंचे बुर्जों पर लालिमा फैल गई थी। चारों ओर शंखनाद की गूंज थी, और राजमहल के भीतर एक तूफान उठ चुका था। वीरेंद्र प्रताप सिंह, राजा का सबसे बहादुर योद्धा, जिसने न जाने कितनी लड़ाइयाँ जीती थीं, आज खुद एक ऐसी जंग हारने वाला था जिसमें तलवारों की जगह तकदीर की धार तेज थी। महल के भव्य दरबार में राजा अपनी स्वर्ण जड़ित गद्दी पर बैठे थे। उनकी आंखों में क्रोध था। उनके सामने वीरेंद्र खड़ा था, घुटनों तक लंबा, राजसी वेशभूषा में, लेकिन चेहरे पर कोई भय नहीं। एक योद्धा हमारी राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता, राजा की आवाज गूंजी। सभी दरबारी स्तब्ध थे। वीरेंद्र ने सीधा राजा की आंखों में देखा। प्रेम कोई जाति या पद देखकर नहीं किया जाता महाराज, ये दिल से उपजता है, आत्मा से बंधता है। राजा ने क्रोध में सिंहासन के पास रखी तलवार को पकड़ लिया। अगर तू इतना ही वीर है तो अपनी जान बचाकर दिखा। अवनी, जो अब तक दरबार के बाहर थी, अचानक अंदर दौड़ पड़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। नहीं पिताजी, कृपा करें, हमारी मोहब्बत को मत कुचलिए। लेकिन राजा का दिल पत्थर हो चुका था। उन्होंने सैनिकों को इशारा किया। 2 भारी भरकम सैनिक आगे बढ़े और उन्होंने वीरेंद्र को जकड़ लिया। अवनी चीख उठी, वीरेंद्र, नहीं। वीरेंद्र ने एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में वादा था, विश्वास था, और एक अटूट प्रेम था। उसने धीमे से कहा, अगर ये जन्म हमारा नहीं था, तो अगला जन्म जरूर होगा, अवनी। अगले ही पल तलवार चमकी और वीरेंद्र का रक्त संगमरमर के फर्श पर बहने लगा। अवनी के होंठ कांपे, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा भी उसी क्षण दम तोड़ चुकी थी। और फिर उसने बिना एक पल सोचे दरबार की सबसे ऊंची बालकनी से छलांग लगा दी। सभी लोग चौंक गए, लेकिन अवनी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अगर उसे इस जन्म में नहीं पा सकी, तो अगले जन्म में जरूर पाऊंगी। मुंबई, वर्तमान समय। एक भूली हुई कसम। विराज का सिर तेजी से दर्द कर रहा था। लैपटॉप स्क्रीन पर चमकती कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ चुका था। उसके कानों में वो आखिरी शब्द गूंज रहे थे, अगर ये जन्म हमारा नहीं था, तो अगला जन्म जरूर होगा, अवनी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से अपनी घड़ी उतारी और अपनी कलाई को देखा, जहाँ एक हल्का सा निशान था, ठीक उसी जगह जहाँ कहानी में वीरेंद्र को तलवार लगी थी। विराज ने एक गहरी सांस ली और बुदबुदाया, क्या सच में मैं वही हूँ? विराज शीशे में खुद को देख रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई और उसे देख रहा हो, जैसे उसके पीछे कोई परछाई हो, कोई धुंधली याद, कोई भूली हुई कसक। उसका सिर अचानक भारी होने लगा। वीरेंद्र, अवनी, ये सब महज एक कहानी नहीं हो सकती। वो अपनी जगह पर ठिठक गया। अचानक उसके दिमाग में अजीब सी छवियां दौड़ने लगीं। रेगिस्तान में घोड़े दौड़ रहे थे, महल के भीतर दीपों की रोशनी थी, और एक स्तंभ के पास खड़ी एक लड़की, सुनहरी घाघरा पहने, आंखों में करुणा लिए, होठों पर अधूरी बातें। अवनी, विराज ने झटके से आंखें बंद कर लीं। ये क्या हो रहा है मुझे? वो बुदबुदाया और मेज पर रखे पानी के गिलास को उठाने ही वाला था कि अचानक उसकी उंगलियां कांप गईं। अगर ये जन्म हमारा नहीं था, तो अगला जन्म जरूर होगा, अवनी। वो शब्द उसके कानों में किसी गूंज की तरह टकराए।
उसने झटके से घड़ी उतारी और अपनी कलाई पर नजर डाली, जहाँ हल्का सा निशान था। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे यकीन था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। मैं वही हूँ। और अवनी। उसकी सांस तेज हो गई। मुझे उससे बात करनी होगी। और यही सोचकर उसने अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाया। जारी रहेगा। कैसा लगा एपिसोड 3? एपिसोड 4, शाही परिवार का श्राप। मुंबई। वर्तमान समय 2 बज रहे थे। विराज ने घड़ी की ओर देखा और एक लंबी सांस ली, पर उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें सामान्य नहीं थीं। उसका दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था, जैसे किसी अनजाने डर ने उसे जकड़ लिया हो। लैपटॉप की स्क्रीन अभी भी खुली थी और उस पर लिखी कहानी के शब्द उसकी आंखों के सामने धुंधले होने लगे थे। वीरेंद्र और अवनी, अधूरी कहानी। विराज ने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया। ये सब बस बकवास है या सब महज एक इत्तेफाक? उसका मन उलझने लगा। या फिर मैं सच में उसी कहानी का हिस्सा हूँ? नहीं, यह असंभव था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। ऐसी चीजें कहाँ होती हैं इस दुनिया में? ये सब सिर्फ कहानियों में हो सकता है। इन रियल लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ये सब। उसका दिमाग एक लॉजिक ढूंढना चाहता था, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। वो बेचैनी से अपने बालों में उंगलियां फिराने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। और तभी लैपटॉप की स्क्रीन अचानक ब्लिंक करने लगी। विराज का दिल एक पल के लिए जैसे रुक ही गया। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। यह क्या हो रहा है? उसने कांपते हाथों से स्क्रीन की ओर देखा। एक नई स्टोरी अपने आप खुल गई, जिसे देखकर वो अचानक चौंक गया। वहाँ लिखा था, राजमहल का श्राप। जो भी अधूरी मोहब्बत का हिस्सा बने, उन्हें अगला जन्म भी चैन से नहीं मिलेगा। विराज की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसके माथे पर पसीना छलक आया। श्राप। उसके अंदर एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। उसने जल्दी से आगे बढ़ना शुरू किया। 150 साल पहले राजस्थान, राजमहल के गलियारों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन ये सन्नाटा सामान्य नहीं था। यह वो खामोशी थी जो किसी तूफान के बाद बची रह जाती है। वीरेंद्र और राजकुमारी अवनी की मौत के बाद पूरा महल जैसे किसी अभिशाप की छाया में आ गया था। लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कुछ ही दिनों में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये अंत नहीं था। कुछ ही दिनों बाद महल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय गलियारों में सरसराहट सुनाई देती। कोई चलता हुआ महसूस होता, लेकिन जब कोई पलटकर देखता, वहाँ कोई नहीं होता। सेविकाएं धीरे धीरे खामोश रहने लगी थीं। कोई भी रात में बाहर निकलने से डरने लगा था। मैंने उसे देखा। महल की एक दासी कांपती आवाज में कहती, तो दूसरी सहमी हुई उसकी ओर देखती। किसे? राजकुमारी अवनी को। महल की औरतें दावा करने लगी कि उन्होंने किसी अदृश्य छाया को महसूस किया है। ऐसा लगता जैसे कोई लगातार उन्हें देख रहा हो। रात के तीसरे पहर कुछ लोगों ने महल की दीवारों पर साए चलते देखे। महल की चिरपरिचित शांति अब डरावनी हो चुकी थी। राजा इन सब बातों को नहीं मानते थे। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। कोई राजमहल को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। लेकिन ये सब बस अफवाहें थी, या फिर वाकई किसी की रूह इस महल में भटक रही थी। लेकिन फिर वो रात आई। रात के तीसरे पहर राजा अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। अचानक उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मोमबत्तियों की लौ कांपने लगी। राजा के ठीक सामने की दीवार पर एक परछाई उतरी और फिर धीरे धीरे एक रूप में बदल गई। वो अवनी थी, लेकिन वो राजकुमारी अवनी नहीं थी जो कभी महल में हंसती खिलखिलाती थी। अब उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला जल रही थी। उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, बल्कि क्रोध था। राजा अपनी जगह से हिल तक नहीं पाए। उनके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अवनी ने अपनी ठहरी हुई आवाज में कहा, आपने हमें अलग किया पिताजी, लेकिन ये मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं थी कि मरकर खत्म हो जाती। राजा के होंठ कांपे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। आपने हमारे प्यार को नष्ट कर दिया, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि जब भी हम अगले जन्म में मिलेंगे, हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उलझने और परेशानियाँ होंगी। हमें कभी चैन से जीने नहीं दिया जाएगा। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। महल की दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं दिखने लगी। कभी किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज आती, कभी किसी के पैरों की आहट सुनाई देती, पर वहाँ कोई नहीं होता। राजा का स्वास्थ्य गिरने लगा। रातों को उनकी आंखें खुद ब खुद खुल जाती और सामने वही परछाई खड़ी मिलती, अवनी। उसकी जलती हुई आंखें सीधे उनकी आत्मा में उतरती। राजमहल के सैनिक भी अजीब अजीब घटनाएं देखने लगे। एक बार एक सैनिक ने कहा कि उसने वीरेंद्र को देखा, रक्त से सना हुआ, अपनी तलवार लिए महल के आंगन में खड़ा। लेकिन जब सबने देखा, वहाँ कोई नहीं था। रानी महल में चीखने की आवाजें गूंजने लगी। दासियां भागती हुई बाहर आती, कहती कि कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा है, पर आसपास कोई भी नहीं था। धीरे धीरे लोग महल छोड़कर भागने लगे।
राजा के विश्वासपात्र मंत्री भी डरने लगे। राजमहल पहले जहां शाही ठाठ बाट से भरा था, अब खौफ का गढ़ बन चुका था। पर ये सिर्फ शुरुआत थी। मुंबई, वर्तमान समय। विराज की सांसें अनियंत्रित हो गईं। धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था जैसे पूरे कमरे में उनकी गूंज हो रही हो। उसके गले में एक अजीब सी खुश्की थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या यह महज इत्तेफाक था, या फिर वो सच में किसी ऐसे सच से टकरा रहा था जिसे नकारने की उसे इजाजत नहीं थी? उसकी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर जमी थीं, जहां कुछ ही मिनट पहले राजमहल का श्राप नामक वो कहानी अपने आप खुली थी। अगर मैं वीरेंद्र हूँ, तो क्या अवनी भी उसी श्राप का हिस्सा है? उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अचानक ही कमरे की हवा ठंडी लगने लगी और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। विराज चौंक कर पीछे हटा। उसके हलक से एक धीमी सी घुटी हुई आवाज निकली। उसकी नजर स्क्रीन पर गई। अवनी मल्होत्रा कॉलिंग। रात के इस पहर अवनी का फोन। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कुछ सेकंड तक उसने स्क्रीन को बस घूरा, मानो उसे यकीन ही न हो रहा हो कि ये सच में हो रहा है। उसके हाथ खुद ब खुद फोन की ओर बढ़े, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कॉल रिसीव की। हाँ, हेलो। फोन की दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर हल्की हल्की सांसों की आवाज, जैसे कोई बुरी तरह डरा हुआ हो। अवनी। कोई जवाब नहीं, बस वो सांसों की आवाज और एक हल्की सरसराहट, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा हो। विराज की धड़कनें और तेज हो गईं, और फिर एक धीमी डरी हुई आवाज आई। विराज, मुझे तुमसे मिलना है अभी। विराज का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने कांपते हाथों से फोन और कसकर पकड़ लिया। अवनी, तुम ठीक हो? दूसरी तरफ से हल्की सी सिसकी सुनाई दी। प्लीज बस आ जाओ। फिर कॉल कट गई। विराज ने फौरन फोन हटाया और स्क्रीन पर देखा। कॉल अचानक डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। उसने झटके से घड़ी की ओर देखा। रात के 2:30 बजे बज रहे थे और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है, या फिर यह इतिहास दोहराया जा रहा है? जारी रहेगा। कैसा लगा एपिसोड 4? क्या अवनी को भी कुछ याद आने लगा है? क्या वाकई वो एक दूसरे से प्यार करते थे, या फिर ये था एक मंत्रम? एपिसोड 5, प्यार या गुनाह। मुंबई, आधी रात। सड़कें सुनसान थीं। शहर की चकाचौंध के बावजूद इस वक्त चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन विराज के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। रात के 2:30 बजे बज रहे थे। शहर सो चुका था, लेकिन उसकी नींद कोसों दूर थी। उसकी उंगलियां अब भी फोन को कसकर पकड़े हुए थीं। स्क्रीन पर चमकता नाम अवनी मल्होत्रा उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। अवनी, इतनी रात को। उसका मन सवालों से घिर गया था। क्या वो भी वही महसूस कर रही थी जो वो कर रहा था? क्या उसे भी वही बेचैनी हो रही थी, या फिर ये सब कुछ और था? उसने झटके से सिर झटका। नो, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। लेकिन दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अचानक उठा। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक की आवाज और उसकी तेज होती धड़कनें। उसकी नजर टेबल पर रखी कार की चाबी पर पड़ी। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी। मुझे जाना होगा, शायद इससे मेरे मन का भ्रम शांत हो जाए। कोई तर्क, कोई सवाल, कोई लॉजिक, कुछ भी उसके कदमों को रोक नहीं पाया। उसने चाबी उठाई और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। लेकिन इस ठंडक के बावजूद उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी थी, बेचैनी की। उसकी कार बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी, जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। उसने बिना एक पल गवाए डोर खोला, सीट पर बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। कार के अंदर सिर्फ उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। दिस नाइट फील्स डिफरेंट। उसने स्टीयरिंग पर कसकर हाथ जमाया। दिल में एक अनजाना डर था, या फिर कोई अजनबी एहसास। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो इतना जरूर जानता था, ये रात आम रातों जैसी नहीं थी। रात की खामोशी और एक अनकही दास्तान। सड़कें सुनसान थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मगर विराज के शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी, बेचैनी की, डर की, या शायद किसी अनकहे सच की। घड़ी की सुइयां बढ़ रही थीं, लेकिन वक्त जैसे ठहर गया था। कार की हेडलाइट्स आगे के अंधेरे को चीर रही थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरा और गहरा होता जा रहा हो। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। हर मोड़ पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी कार के साथ साथ दौड़ रहा है, लेकिन जब उसने शीशे में देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। सड़क पर आगे जाते ही कोहरा घना होने लगा, लेकिन मौसम की रिपोर्ट में कोहरे का कोई जिक्र नहीं था। फिर ये अचानक क्यों? उसका गला सूख गया।
उसने रेडियो ऑन किया, शायद कोई आवाज इस अजीब से सन्नाटे को तोड़ दे। लेकिन जैसे ही रेडियो ऑन हुआ, एक धीमी टूटती हुई आवाज आई। विराज, उसने झटके से रेडियो बंद कर दिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये सब क्या हो रहा है? वो जितना आगे बढ़ रहा था, सन्नाटा उतना ही गहरा होता जा रहा था। रात की इस खामोशी में जैसे कोई अनकही दास्तान छुपी हो। कैफे ब्लू मून, मुंबई सड़क के किनारे बना ये कैफे, जो दिन में लोगों की चहल पहल से भरा रहता था, इस वक्त लगभग खाली था। हल्की धीमी रोशनी, दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स और मन मन बजता संगीत। लेकिन इस शांति के बावजूद अवनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो एक कोने में बैठी थी, उसकी उंगलियां कॉफी के कप को पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थीं, लेकिन हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी हथेलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। विराज ने कैफे में कदम रखा। उसकी नजर सबसे पहले अवनी पर गई। वो जैसे किसी गहरी सोच में डूबी थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, मानो कई रातों से ठीक से सोई न हो। विराज तेज कदमों से उसके पास पहुंचा और उसके सामने बैठते ही पूछा, क्या हुआ अवनी? अवनी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने विराज को देखा, लेकिन जैसे वो अभी भी अपनी दुनिया से पूरी तरह बाहर नहीं आई थी। उसकी आवाज हल्की और कांपती हुई थी। मैंने एक सपना देखा विराज। विराज की भौहें सिकुड़ गईं। सपना? अवनी की सांसें तेज हो गईं। उसने कप को कसकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थीं। लेकिन ये सपना नहीं था, ये एक याद थी। विराज का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। उसकी सांसों की गति धीमी हो गई। मैंने अपने हाथों से तुम्हें मरते देखा विराज। विराज के होंठ सूख गए। उसके दिमाग में हलचल मच गई। क्या? अवनी की आंखों से एक पल के लिए आंसू छलकने को थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी आवाज गहरी और टूटी हुई थी। 150 साल पहले राजस्थान का कोई महल, और मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। कैफे का माहौल अचानक बहुत भारी लगने लगा। विराज एकदम खामोश हो गया। उसके कानों में जैसे अवनी की बातों की गूंज रह गई थी। 150 साल पहले राजस्थान का कोई महल तुम्हें बचा नहीं सकी। वो शब्द उसके भीतर कहीं गहराई तक उतर गए। कुछ पल की चुप्पी के बाद अवनी ने एक और बड़ी सच्चाई सामने रखी। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस समय तुम्हारा नाम विराज नहीं, वीरेंद्र था। विराज के हाथ टेबल पर कस गए। उसकी सांसें एक पल के लिए थम सी गईं। वीरेंद्र, अवनी को भी वही याद आ रहा था जो विराज महसूस कर रहा था। ये इत्तेफाक नहीं था, ये महज कोई सपना नहीं था। अवनी का सवाल हवा में गूंजने लगा। ये क्या हो रहा है हमारे साथ विराज? कैफे में बजता धीमा संगीत भी अब जैसे डरावना लगने लगा था। हवा में एक अजीब सी नमी थी। बाहर हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी और कैफे के शीशों पर पानी की बूंदें इकट्ठा हो रही थीं। अवनी की आंखों में सवाल थे, लेकिन विराज के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें विराज की आंखों में कुछ ढूंढ रही थीं, शायद कोई तसल्ली, कोई भरोसा, कोई जवाब। लेकिन विराज के चेहरे पर केवल एक गहरी उलझन थी। इतिहास दोहराया जा रहा था। ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं था, ये महज कोई सपना भी नहीं था। क्या ये प्यार था, या फिर एक अधूरी कहानी का गुनाह जिसकी सजा उन्हें हर जन्म में मिल रही थी? अवनी की आंखों से आंसू धीरे धीरे बहने लगे। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, अगर ये सच में हमारी अधूरी कहानी का ही हिस्सा है, तो हमें इसका अंत बदलना होगा। विराज ने उसकी आंखों में देखा। वो शब्द जो अवनी ने कहे थे, वही बात उसके दिल में भी थी। पर क्या यह इतना आसान था? लेकिन अगर ये सच में एक श्राप है, तो क्या हम इसे तोड़ पाएंगे? बाहर बारिश तेज होने लगी थी। कैफे की खिड़कियों पर टकराती पानी की बूंदें मानो उनकी उलझनों को और भी गहरा कर रही थीं। दोनों की सांसें भारी थीं, दिल तेज धड़क रहे थे। सवाल हवा में तैर रहा था, क्या ये प्यार था या गुनाह? जारी रहेगा। कैसा लगा एपिसोड 5? क्या विराज और अवनी इस जन्म में अपने प्यार को बचा पाएंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा?